विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BSTC की पाठ्य पुस्तक बच्चे और सीखने के अंतर्गत इकाई पढ़ रहे हैं। सेकंड इकाई का नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरण। हमने इसमें बहुत सारे प्रकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था पिछले वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत। आज हम पढ़ा था कि बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि के अर्थ, बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि की विशेषता पढ़ी थी, संशयवादी पढ़ी। हम आज इसी प्रकरण को बुद्धि के एक प्रारूप के तौर पर समझाएंगे, डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे कि बुद्धि के अंदर जो बुद्धि की जो विशेषता है वो कौन कौन से मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम उसको सीखते हैं या अनुभव करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है बुद्धि की विशेषता है। बुद्धि की विशेषता, तो बुद्धि की विशेषता में किन किन के माध्यम से बुद्धि अपने आप में अपने स्वतः क्रिया के द्वारा कार्य करती है, तो हम इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला बताया है कि बुद्धि जो है बुद्धि वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव है। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में पढ़ा है कि बुद्धि वंशानुक्रम, जब बालक जन्म लेता है तो विश्व में कोई भी बालक क्यों न पैदा हो, वह अपने परिवार का वंशानुक्रम का कुछ न कुछ अंश उस बालक में, उस शिशु में देखने को हमें जरूर मिलता है। और वातावरण का प्रभाव, बालक जिस वातावरण में पैदा होता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस वातावरण में खेलता है, बालक का विकास, बुद्धि का विकास उस वातावरण के अनुसार होता है। तो ये होता है कि बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव दोनों को एक दूसरे से अलग कभी नहीं कर सकते हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं होती है। उसी प्रकार बुद्धि के अंदर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। सेकंड नंबर है कि वो है अंतर करने की क्षमता को विकसित करना। बालक इतना समझदार हो जाता है कि वो दोनों बातों को समझता है। अंतर मतलब उस क्रिया होती है, हमने कोई 10 वस्तु सामने से रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कोई वस्तु हमने उसको रख दी, कोई छोटी लेके बड़ी तक रख दी, छोटी करते हमने 10 चीजें रखी। तो बालक को हम पूछते हैं कि सबसे छोटी वस्तु उठा के दें, तो बालक जो सबसे छोटी क्रिया होगी उस बालक को छोटी क्रिया ही देता है। हम अगर बालक से पूछते हैं कि बड़ी जो बॉल पड़ी है, बड़ी गेंद पड़ी है, उस गेंद को मुझे ला के दे, तो बालक छूटता है और बड़ी गेंद होती है उसका लगता है। तो बालक को ये मालूम पड़ता है कि छोटी गेंद कौन सी और बड़ी गेंद कौन सी है। तो वो बालक के अंदर अंतर स्पष्ट करने की क्षमता का विकास हो जाता है। फिर आता है व्यक्ति जन्मजात शक्ति होती है, मतलब बुद्धि जो होती है, बुद्धि व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है। बुद्धि का विकास जन्म से ही आरंभ हो जाता है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने आप को वातावरण में डालने की कोशिश करता है और वह अपने आसपास के वातावरण को सोचने समझने की क्षमता का विकास करता है और इस प्रकार बुद्धि जन्मजात होती है। फोर्थ नंबर बताया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास करता है। बुद्धि के द्वारा अमूर्त चिंतन की योग्यता, जब बालक इस क्रिया तक पहुंचता है, जो एक विद्यार्थी जब कक्षा पढ़ता है, अध्यापक उसके सामने अपने प्रकरण को इस प्रकार समझाता है कि वो उसको समझता है, तो वो मूर्त ज्ञान हो गया। और जब अध्यापक के मूर्त ज्ञान के समझाने के बाद बालक के सामने जो क्रिया अध्यापक करता है और उनकी क्रिया को करने के बाद अध्यापक के द्वारा जब क्लास खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो अध्यापक अपनी क्लास को छोड़कर दूसरी क्लास में आता है और वही अध्यापक 4 5 6 दिन बाद पूछते हैं जो हमने प्रकरण पढ़ा था उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो बालक उस क्रिया को भूल जाते हैं और भूलने वाली जो क्रिया होती है वो अमूर्त होती है, जो दिखाई देता नहीं है। जिसके बारे में जब बालक अपनी बुद्धि का चिंतन करता है, अमूर्त चिंतन के द्वारा जब क्रिया में पहुंचता है, तो वह अपने विचार विमर्श के द्वारा अमूर्त चिंतन की क्रिया को मूर्त क्रिया में लाने की कोशिश करता है। मतलब एक काल्पनिक परिकल्पनात्मक चिंतन के द्वारा करने की क्षमता होती है, वो अमूर्त चिंतन होती है। जैसे बोलता है परिकल्पना, चित्र नहीं, कोई भी डायग्राम बना सकता है। अगला पॉइंट है सीखने में सहायक होता है। बुद्धि जो है वो सीखने में सहायक होती है। बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य, व्यवहार, अपने योग्यता और अपने रुचि, अपनी जिज्ञासा को बुद्धि के आधार पर प्रभावित करता है और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति हर प्रकार की क्रिया को सीखने में कर देता है। जैसे कि व्यक्ति साइकिल चला रहा है, उसको उसने देखा,
तो ये क्रिया किस प्रकार से करा, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग उस बालक को, उस व्यक्ति को उसी ढंग से देखता है कि इसने सबसे पहले साइकिल किस प्रकार से चलाई, उस साइकिल की प्रक्रिया की रचना की कि उसने सबसे पहले साइकिल ली, साइकिल को समझा, 2 हैंडल से पकड़ा और एक पैर रखते हुए उस साइकिल पर बैठा। तो उसी प्रकार बालक भी उस क्रिया को सीखने की कोशिश करता है। तो सीखने के लिए हमें बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में बुद्धि का हमारा प्रयोग हर वस्तु, हर क्रिया, हर कार्य के प्रति हमारी बुद्धि कार्य करती है। फिर अगला पॉइंट है लिंग भेद का प्रभाव बुद्धि के द्वारा होता है। जब बालक की अवस्था, जब बालक अपने किशोर अवस्था में आता है तो बालक के अंतर्गत लिंग भेद करने का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब एक लड़की को और बालक बालिकाओं में हम लिंग भेद कैसे कर सकते हैं? तो बालक बालिकाओं के अंदर शारीरिक संरचना इस प्रकार से बनी होती है कि हम इससे मालूम कर सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। मगर कुछ अवस्था तक तो मालूम भेद हम कर नहीं सकते, मगर वो जब किशोर अवस्था में आता है तो बालकों के अंदर, बालक बालिकाओं के अंदर एक हार्मोन्स का विकास होता है। तो हार्मोन्स के विकास के आधार पर बालक बालिकाओं के अंदर मतभेद करने की क्षमता रहती है। लड़की लड़कों के साथ लड़कियों के ग्रुप में रहना पसंद करती है, लड़के लड़कियों ग्रुप में रहती है। मतलब वो अपने बुद्धि के द्वारा लिंग भेद करने की जो क्षमता है वो विकसित करती हैं। इस प्रकार आधार पर बालक अपने अपने दल में रहना पसंद करता है। तो ये तो हो गया लिंग भेद। फिर है अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता। अगला पॉइंट बनता है अनुभव से लाभ उठाने की। अगर आपने जिस क्रिया के बारे में अच्छा जानते हो और अच्छी सोचने समझने की क्षमता अपने आप में है, आपने वो कार्य कर चुके हैं और उस कार्य को वापस करने का आपको ऑप्शन मिलता है, तो उस कार्य को करने वाले आपके अनुभव के आधार पर आपने उस कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक समय के अनुसार समय जितना समय आपको देता है समय से पहले आपने उस कार्य को किया। क्यों? क्योंकि आपको उस कार्य के प्रति क्या अनुभव है। क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं अगर आपको लड़के में बहुत सारी खूबी होती है खाना बनाने की, तो हमको एक तैयार करते हैं कि कौन जितना जल्दी खाना तैयार करता है उसको एक इनाम दिया जाएगा। तो हम एक लड़कियों का 2-3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर एक बोर्ड लगी होती है कि मुझे फर्स्ट आना। तो फर्स्ट आने की क्रिया के कारण बालक बालिका होती है उस अनुभव के आधार पर, क्योंकि उनको बहुत सारा अनुभव तो कार्य करते रहते हैं, घर में जो कार्य होते करते रहते हैं, कार्य के आधार पर वो उस क्रिया को इस प्रकार से करते हैं कि कम समय के अंदर उस क्रिया को वो संपन्न कर लेते हैं। तो बालक जो होता है वो अपने अनुभव के आधार पर हर क्रिया को समझता है। जैसे एक व्यक्ति होता है, पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसको बोले ये वाला सवाल हल करना है, तो बालक क्या करेगा? उस बालक को तुरंत हल करेगा, क्योंकि उसने उस क्रिया उस सवाल को पहले सीख रखा है। तो पूर्व ज्ञान हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है जटिल समस्याओं का समाधान करना। जटिल मतलब जिस बालक जिस समस्या का समाधान बालक करता है, जटिल समस्या का समाधान करना। बुद्धि के द्वारा हम किसी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं, परंतु उस समस्या के लिए हमें उस बात तक पहुंचना है, तर्क वितर्क करना है, उस क्रिया के प्रति सोचना है, चिंतन करना है कि इस क्रिया को किस प्रकार से, समस्या को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। तो हम बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान अपनी योग्यता, अपने व्यवहार, अपने कुशलता के आधार पर बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। जटिल समस्या मतलब जो कठिन समस्या होती है उसको कैसे निपटाया जा सकता है। फिर आता लास्ट इसका पॉइंट है नवीन परिस्थिति से सामंजस्य बनाना। जिस बालक जिस नवीन क्रियाओं में जानता है, जैसे मैं किसी घर गया, मुझे वहाँ अपना वातावरण को शुद्ध करना है, तो हम बुद्धि का प्रयोग इस पर करते हैं कि हम उस क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति की समस्त क्रियाओं के आधार पर हम उस क्रिया को समझते हैं और अपनी समस्या का समाधान करते हैं, और मैं उस नवीन परिस्थिति उस वातावरण के अनुसार ढलने की कोशिश करता हूँ। तो बुद्धि का प्रयोग हम उस समस्त नवीन परिस्थिति, नवीन माहौल, नया घर या नया जो भी वातावरण होता है, उस बुद्धि के प्रयोग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हम उस वातावरण में रहने की कोशिश को सीखते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बुद्धि की विशेषता के प्रारूप को समझा है। यह आप एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में उसको जरूर उतारें। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो व्याख्यान के अंदर बुद्धि के प्रकार पढ़ेंगे।